मुल्तान की चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थप्पड़ जैसे ही लैंड क्रूज के शीशे से टकराए, पिछली सीट पर बैठी उर्वा ने फौरन नाक सुकेड़ कर अपने महंगे सनग्लासेस आंखों पर टिका दिए। वो लंदन के सर्द और धुंधले मौसम की आदी थी, जहां उसने अपनी जिंदगी के पिछले 12 साल गुजारे थे। 22 साल उर्वा गिलानी, जो गिलानी खानदान के छोटे बेटे शहजाद गिलानी की इकलौती और लाडली बेटी थी, आज बरसों बाद अपने जड़ों की तरफ लौट रही थी। उसके साथ फ्रंट सीट पर उसके वालिदैन मौजूद थे, जो अपने वतन वापसी पर जज्बाती दिखाई दे रहे थे। मगर उर्वा के लिए सब कुछ किसी एडवेंचर फिल्म के सेट जैसा था। डैड, क्या यहाँ एसी काम नहीं करता? उसने अपने आईफोन से नजरें हटाकर मासूमियत से पूछा। शहजाद साहब ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बेटी को देखा। बेटा, ये मुल्तान की मोहब्बत है, जो गर्मजोशी से इस्तकबाल करती है। हवेली पहुंचते ही तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। गाड़ी एक शानदार और वसीओ अरीस हवेली के आहिनी गेट से अंदर दाखिल हुई। ये गिलानी हाउस था, इलाके का सबसे बासर और खौफ की अलामत समझा जाने वाला घर। हवेली के वसी लॉन, पुराने दरख्त और सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारत ने एक लम्हे के लिए उर्वा को मुतासिर किया। पोर्च में गाड़ी रुकते ही मुलाजिम भागते आए। सामने बरामदे में एक वकार और तमकनत वाली खातून खड़ी थी, जो बेगम शाइस्ता थी, वजाहत गिलानी की वालदा और इस घर की बड़ी बेगम। उर्वा गाड़ी से उतरी और उसने हल्के नीले रंग का ट्राउजर शर्ट पहन रखा था और बालों को एक ऊंची पौनी टील में बांधा हुआ था। वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वो चहकते हुए आगे बढ़ी और रवायती तरीके की बजाय उन्हें गले लगा लिया। शाइस्ता बेगम ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा, मगर उनकी आंखों में एक अनजाना सा खटका भी था। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हो। अंदर आओ, धूप तेज है। अरवा को मिरहा और लाइबा के कमरे में ठहराया गया। मिरहा 19 साल की थी और लाइबा 17 साल की। दोनों वजाहत की छोटी बहनें थी। वो उर्वा को देखकर खुश तो थी, मगर उनके चेहरे पर हवेली के सख्त माहौल का असर नुमाया था। वो दबी दबी हंस रही थी और हर बात में मोहतात थी। कमरे में आते उर्वा ने अपना बैग बेड पर उछाला और लंबी सांस ली। ओ माय गॉड, यहाँ तो सांस लेना भी महाल है। इतना सुनाटा क्यों है? उसे कमरे का जायजा लिया। तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो जैसे किसी जनाजे में आए हो? कम ऑन गर्ल्स, मैं आई हूँ, अब पार्टी होगी। मीरा ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और वापी आहिस्ता बोले, यहाँ ऊंची आवाज में बात करना मना है। और वह ने एक कहका लगाया, क्या हंसी मजाक पर भी पाबंदी है? रुको जरा। उसने अपना फोन निकाला, स्पीकर ऑन किया और फुल वॉल्यूम में एक मशहूर अंग्रेजी पॉप सॉन्ग लगा दिया। कमरा मौसीकी के शोर से गूंज उठा और वह बेड पर खड़ी होकर थिरकने लगी। नाचो मेरे साथ लाइबा, कम ऑन। लाइबा और मिरहा का रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। लाइबा ने फौरन अपने कानों पर हाथ रख लिए और मिरहा भाग कर उर्वा के पास गई। खुदा के लिए बंद करे इसे उर्वा भी, अगर वजी लाला ने सुन लिया तो क्या मत आ जाएगी, प्लीज बंद करें। उर्वा ने नाचना रोका नहीं, बस हैरत से उन्हें देखा। कौन है ये वजी लाला? हमारे कजिन वजाहत, वही ना जो बचपन में मुझे चुड़ैल करके चढ़ाते थे। वो क्या कोई डिक्टेटर है जो गाने से भी डरते हैं? डिक्टेटर से भी बरतर है। मिरहा की आवाज कांप रही थी। वो इस घर के सरबराह है, उनका कानून चलता। अब ये जुमला मुकम्मल हुआ ही था कि अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला। दरवाजे के पट दीवार से टकराकर वापस पलटे। मौसीकी का शोर वहीं थम गया, क्योंकि उर्वा का हाथ घबराहट में मोबाइल पर जा रखा था। दरवाजे में 6 फीट कद का मालिक एक शख्स खड़ा था। सफेद कल्फ लगी शलवार कमीज, कंधे पर स्याह चादर और पैरों में पेशावरी चप्पल। उसकी रंगत गंदमी थी, मगर आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसकी शख्सियत में इतना रोब और दबदबा था कि हवा भी शायद उससे पूछ कर चलती हो। ये वजाहत गिलानी था। मिरहा और लाइबा तो जैसे जमीन में घड़ गई। वजाहत की सर्द निगाहें पहले डरी हुई बहनों पर पड़ी और फिर बेड पर खड़ी उर्वा पर जम गई। उर्वा का दिल एक लम्हे के लिए धड़का, मगर उसने फौरन खुद को संभाला। वो इंग्लैंड से आई थी, लेकिन किसी शहर के वडेरे से डरने वाली नहीं थी। वजाहत धीरे धीरे चलता हुआ आगे आया। उसके हर कदम की चाप कमरे में गूंज रही थी। उसने उर्वा के हाथ से मोबाइल छीना और एक ही झटके में उसे जमीन पर दे मारा। मोबाइल स्क्रीन के टूटने की आवाज ने सन्नाटे को मजीद गहरा कर दिया। हमारे घर की औरतें कोठे वालियों की तरह नाचती नहीं है। वजाहत की आवाज बहुत धीमी, लेकिन इतनी सर्द कि उर्वा को जून में भी दिसंबर की ठंडक महसूस हुई। और इस हवेली की दीवारें इतनी कमजोर नहीं है कि बेहुदा शोर बर्दाश्त कर सके। आइंदा अगर यहाँ से कोई आवाज बाहर आई
تو انجام اس موبائل سے بھی بڑا ہوگا۔ عروا کو غصہ چڑھ گیا، وہ بیڈ سے نیچے اتری اور اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی، حالانکہ وہ ہیلز پہننے کے باوجود اس کے کندھے تک ہی آ رہی تھی۔ ایکسکیوز می مسٹر وجاہت، یہ میرا فون تھا اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرا ذاتی نقصان کریں۔ آج سربراہ ہوں گے اپنی زمینوں کے، مجھ پر حکم چلانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وجاہت ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے عروا کا اعتماد ڈگمگانے لگا۔ تم اس حویلی کی حدود میں عروا بی بی، یہاں میرا حکم اور قانون ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم لندن کے طور طریقے وہیں بھول جاؤ، ورنہ مجھے سکھانا آتا ہے۔ اس نے مڑتے ہوئے اپنی بہنوں کو دیکھا، اور تم دونوں اگر دوبارہ اس تماشے میں شریک ہوئی تو یونیورسٹی جانا بند۔ وہ جیسے آندھی کی طرح آیا تھا ویسے ہی طوفان کی طرح چلا گیا۔ عروا ٹوٹی ہوئی موبائل اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے۔ اس وحشی انسان کو تو میں دیکھ لوں گی۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سناٹا تھا، سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے اور وجاہت ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عروا نے جان بوجھ کر کانٹے اور چھری کی آواز پیدا کی۔ تائمی، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کے گنے کے کھیت بہت خوبصورت ہیں، میں آج وہاں جانا چاہتی ہوں۔ شائستہ بیگم نے چائے کا کپ رکھتے نفی میں سر لایا۔ نہیں بیٹا، کھیت حویلی سے دور ہے اور وہاں مردوں کا کام ہوتا ہے، حویلی کی لڑکیاں وہاں نہیں جاتی۔ لیکن تائی امی، میں تو انگلینڈ سے آئی ہوں نا، اور یہ سب دیکھنے ہیں۔ اگر میں کھیت نہیں دیکھ سکتی تو یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ اور ویسے بھی میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میرا اور لائبہ بھی تو ساتھ چلیں گے نا۔ میرا نے خوف سے نوالا وہیں روک لیا۔ نہیں نہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ عروا ضد پر اڑ گئی۔ ڈیڈ آپ کچھ کہیں نا، مجھے جانا ہے۔ شہزاد صاحب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ باہری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وجاہت گیلانی ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رائفل تھی جسے وہ اپنے کپڑوں سے صاف کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ ملازم فوراً کرسی کھینچنے کے لیے آگے بڑھے۔ وجاہت نے کرسی پر بیٹھتے رائفل میز کے ایک طرف رکھی۔ اس کی نلی کا رخ اتفاق سے عروا کی جانب تھا۔ عروا نے تھوک نکلا۔ کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ اس نے پراٹھا پلیٹ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ شائستہ بیگم نے جلدی سے کہا، کچھ نہیں وجاہت، وہ عروا کھیتوں پہ جانے کی ضد کر رہی تھی تو میں نے منع کر دیا۔ وجاہت نے سر اٹھا کر عروا کو دیکھا۔ عروا نے ہمت مجتمع کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ہاں، میں جانا چاہتی ہوں، میں قیدی بن کر نہیں رہ سکتی، مجھے آج ہی کھیت دیکھنے جانا ہے۔ وجاہت نے سکون سے چائے کا گھونٹ پڑا۔ منع کر دیا گیا ہے نا، بحث ختم۔ بحث ختم نہیں ہوئی ہے۔ عروا اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کا حکم آپ کے ملازموں پر چلتا ہوگا، مجھ پر نہیں۔ میں جاؤں گی اور ابھی جاؤں گی، دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ وجاہت کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے آہستگی سے نیپکن سے منہ صاف کیا اور رائفل اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد عروا کے سامنے ایک پہاڑ جیسا لگ رہا تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص کی سانسیں رک گئی۔ وجاہت قدم قدم چلتا عروا کے بالکل قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت جاگی۔ شوق ہے نا باہر کی دنیا دیکھنے کا؟ اس نے رائفل کا ٹھنڈا حصہ عروا کے بازو کے قریب کرتے سرگوشی کی۔ چلو پھر، میں لے چلتا ہوں، لیکن یاد رکھنا عروا گیلانی، حویلی سے باہر قدم رکھنے کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ عروا نے اس کے لہجے میں چھپی وارننگ کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی انا وجاہت کے روب کے سامنے ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے منظور ہے، اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ چلیے۔ وجاہت کی جیپ کچے راستے پر دھول اڑاتی گنے کے کھیتوں کی جانب رواں دواں تھی۔ گاڑی میں ایک گھٹن زدہ خاموشی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر وجاہت گیلانی ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کی مضبوط ہاتھ اسٹرنگ پر گرفت جمائے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی روایتی سختی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ بن چکی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی عروا مسلسل پیر ہلا رہی تھی۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی لائبہ اور مرحاس سہم کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، جیسے وہ پکنک پر نہیں بلکہ کسی سزا بھگتنے کے لیے جا رہی ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ عروا سے آخر رہا نہ گیا۔ اسے سن گلاسز اتار کر وجاہت کی پشت کو گرا۔ آپ اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے؟ ہمیں گرد کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ وجاہت نے ریئر ویو مرر میں سرد نظروں سے اسے دیکھا، لیکن جواب دینے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی خاموشی عروا کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ گاڑی آخر کار گنے کے لہلہاتے کھیتوں کے درمیان جا رکی۔ یہ گیلانیوں کی زمینیں تھی جہاں تک نظر جاتی تھی۔
सब्ज समंदर फैला हुआ था। ट्यूबवेल के चलने की आवाज और परिंदों की चहचहाट ने माहौल को खुशगवार बना रखा था। गाड़ी रुकते ही उर्वा ने दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। वाओ, फाइनली! उसे गहरा सांस लिया और चारों तरफ देखा। ये जगह वाकई खूबसूरत है। वो अपना फोन निकालकर सेल्फी बनाने के लिए मुख्तलिफ पोज बनाने लगी। मेरा और लाइवा भी डरते डरते गाड़ी से उतरी, लेकिन वो वजाहत की जीप के करीब ही खड़ी रही। वजाहत गाड़ी के बोनेट से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसकी अकाबी नजरें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। वो यहाँ सैर सपाटे के लिए नहीं आया था। उसे मालूम था कि उसके दुश्मन घाट में बैठे हो सकते हैं, खासतौर पर जब हवेली की औरतें साथ हों। और वह तस्वीरें बनाती हुई खेतों के अंदर जाने वाले एक छोटे से रास्ते की तरफ पड़ी थी। लाइबा, इधर आओ, उस बैक ग्राउंड में मेरी तस्वीर बहुत अच्छी आएगी। उर्वा ने हाथ हिलाकर बुलाया। अभी उसने खेतों की तरफ चंद कदम ही बढ़ाए थे कि वजाहत की घरदार आवाज ने उसके कदम वहीं रोक दिया। वहीं रुक जाओ। और वह चौंकी और पलट कर देखा। वजाहत उसकी तरफ आ रहा था। मैंने कहा था ना, मेरी नजरों के सामने रहना, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? उर्वा चिढ़ गई। मैं बस थोड़ा अंदर जाकर पानी का नाला देखना चाहती हूँ। आप हर चीज में रुकावट क्यों बनते हैं? क्योंकि वहां सांप हो सकते हैं, और इससे भी बदतर चीजें। वजाहत ने स्पार्क पैजामे का और कलाई में बंदी घड़ी देखी। तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है, उसके बाद हम वापस जा रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट। उर्वा का मुंह खुले का खुला रह गया। आप मजाक कर रहे हैं? हम आधा घंटा लगाकर यहाँ पहुंचे हैं, और आप कह रहे हैं कि 10 मिनट में वापस? मैंने जारी, मैंने अभी तक ढंग से कोई तस्वीर भी नहीं ली है। वजाहत ने एक कदम मजीद उसकी तरफ बढ़ाया। उसका साया उर्वा पर पड़ रहा था। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है उर्वा बीबी। मैंने तुम्हें खेत दिखाने का वादा किया, दिखा दिए। अब गाड़ी में बैठो फौरन। मैं नहीं बैठूंगी, उर्वा ने जिद्दी लहजे में कहा और बाजू बांध लिया। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे आप डांट कर चुप करवा देंगे। मैं यहाँ इंजॉय करने आई हूँ, और जब तक मेरा दिल करेगा मैं रुकूंगी। वजाहत की आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे। उसने गुस्से को जब्त करते गहरा सांस लिया। उसे मालूम था कि यहाँ खुले आम बहस करना उसके वकार के खिलाफ है। उसने अचानक आगे बढ़कर उर्वा का बाजू थाम लिया। सी गिरफ्त आहिनी थी जिसने उर्वा को दहला दिया। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जब मैं कहता हूँ चलो, तो उसका मतलब होता है चलो। उसने उर्वा को तकरीबन घसीटते हुए जीप की तरफ धकेला। उर्वा तकलीफ और हथक से बिलबिला उठी। छोड़ मुझे, यू बार्बर, जंगली इंसान। उसे जबरदस्ती उर्वा को पिछली सीट पर बिठा और दरवाजा जोर से बंद किया। मेरा और लाइबा पहले ही खौफ के मारे गाड़ी में बैठ चुकी थी। वजाहत ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को एक झटके से मोड़ा। वापसी का सफर इंतहाई तेज रफ्तारी और तनाव में गुजरा। उर्वा की आंखों में आंसू थे और वो खिड़की से बाहर देखती रही। दिल ही दिल में उसे कोसती रही। हवेली पहुंचकर वजाहत ने पोर्च में गाड़ी रोकी और वह गुस्से से गाड़ी से उतरने लगी थी कि वजाहत का फोन बज उठा। वो गाड़ी से उतरा और फोन कान से लगाया, और वह भी उतरी, लेकिन उसका दुपट्टा गाड़ी के दरवाजे में फंस गया। उसे निकालने के लिए रुकी तो वो वजाहत के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वजाहत को शायद अंदाजा नहीं था कि उर्वा अभी वही है। वजाहत की पुश्त उर्वा की तरफ थी, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। लहजा ऐसा बर्फ जैसा सर्द और बेरहम था कि उर्वा के हाथ वहीं रुक गए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, वजाहत दहाड़ा। मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? दूसरी तरफ से कोई जवाब आया, जिसे सुनकर वजाहत ने गुस्से से बोनेट पर हाथ मारा। बस आज रात तक तीनों को ठिकाने लगा दो। उनका नामो निशान भी नहीं मिलना चाहिए था। ऐसी जगह गाड़ना कि किसी को हड्डी भी न मिले। और वहां के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तीनों को? उसके दिमाग में गूंज पैदा हुई। वजाहत ने मजीद सख्ती से कहा, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, बस काम तमाम और रिपोर्ट दो मुझे। मैं हवेली में किसी को बनत भी नहीं पड़ने देना चाहता कि हमने तीनों को मारकर दफन कर दिया। वजाहत ने कॉल काटी और गहरा सांस लेकर बालों में हाथ फेरा। उर्वा ने जल्दी से अपना दुपट्टा खींचा और सांस रोके वहां से भाग खड़ी हुई। उसे लगा कि अगर वजाहत ने उसे सुनते हुए देख लिया तो अगली बारी इसकी होगी। और वह भागती हुई अपने कमरे में पहुंची और दरवाजा लॉक करके बेड पर गिर गई। उसका सांस फूला हुआ था और चेहरा पसीने से तर था। मेरा और लाइबा जो पहले ही कमरे में मौजूद थी, उसे इस तरह इस हालत में देखकर घबरा गई कि क्या हुआ? और वापी आप ऐसे भागती हुई आई है?
मिराह ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। उर्वा ने एक ही सांस में पानी पिया और कांपते हाथों से ग्लास साइड टेबल पर रखा। उसकी आंखों में खौफ का साया अभी तक लहरा रहा था। तुम लोग को अंदाजा भी नहीं है कि मैंने अभी क्या सुना है। उर्वा की आवाज सरगोशी से ज्यादा कुछ नहीं थी। क्या सुना है? वजी लाला ने डांटा है क्या? लाइबा ने मासूमियत से पूछा। काश सिर्फ डांटा होता। उर्वा ने दोनों बाजू से खुद को लपेट लिया। तुम्हारा भाई वो वजाहत गिलानी, वो इंसानी दरिंदा है, कातिल है। मेरा और लाइबा की आंखें हैरत से फैल गई कि आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, उर्वा ने उनके करीब होकर दबी आवाज में कहा। अभी जब हम गाड़ी से उतरे थे ना, मैं उनके पीछे खड़ी थी। वो फोन पर किसी को हुक्म दे रहे थे कि आज रात ही तीनों को जमीन में गाड़ दो, हड्डी भी नहीं मिलनी चाहिए। उर्वा का जिस्म खौफ से लड़ रहा था। 3 लोग? मेरा? 3 लोगों को कत्ल का हुक्म दिया उसने, वो भी इतने सुकून से, जैसे कोई सब्जी काटने की बात कर रहा हूँ। मेरा का रंग फक हो गया। नहीं आप ही, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। वजीर लाला सख्त जरूर है, लेकिन कोई गलत फहमी नहीं हुई। उर्वा ने सख्ती से उसकी बात काटी। मैंने अपने कानों से सुना है। वो कह रहे थे कि किसी को खबर तक ना हो कि हमने उन्हें मारकर दफन कर दिया। खुदाया मैं कहाँ फंस गई हूँ। ये घर नहीं, मक्तल है। अगर मैंने जरा भी आवाज निकाली तो मुझे वहीं दफन कर देगा, खेतों में। लालवा डर के मारे रोने वाली हो गई थी। आप ही प्लीज ऐसी बातें ना करें, मुझे डर लग रहा है। उर्वा ने दोनों का हाथ थामा। मुझे मोहतात रहना होगा लड़कियों। वो शख्स नॉर्मल नहीं है। उसके चेहरे पर जो सख्ती है वो बिला वजह नहीं है। उसके हाथ खून से रंगे हैं और आज मुझे यकीन हो गया कि वो वहशी है। रात के खाने पर उर्वा ने अपने कमरे से निकलने से साफ इनकार कर दिया। उसकी आंखों के सामने बार बार वजाहत का सर चीरा और वो अल्फाज गूंज रहे थे। हड्डी भी ना मिले। उसे हर आहट पर लगता कि वजाहत दरवाजा तोड़कर अंदर आएगा और उसे घसीटता हुआ ले जाएगा। उसे अब समझ आ रहा था कि क्यों हवेली का हर फर्द उस शख्स के सामने सांस लेने से भी डरता है। वो कोई आम जागीरदार नहीं था, वो एक बेरहम शिकारी था। दूसरी तरफ वजाहत अपनी लाइब्रेरी में बैठा सिगार पी रहा था। दुआएं के मरगोलों में उसका चेहरा और भी पुरस्कार लग रहा था। उसे खबर मिल चुकी थी कि उर्वा ने खाना नहीं खाया। उसके लबों पर एक तलख मुस्कुराहट उभरी। लंदन की नाजुक गुड़िया, उसने खुद कलामी की। अभी तो तुमने सिर्फ मेरी आवाज सुनी है, मेरा गज़ब देखोगी तो क्या ही करोगी। उसे अंदाजा नहीं था कि उर्वा ने उसकी फोन कॉल सुन ली है और उसके जहन में वजाहत का अक्स अब एक खूनी कातिल का बन चुका है। ये गलत फहमी आने वाले दिनों में क्या तूफान लाने वाली थी, इससे दोनों ही बेखबर थे। अगले 2 दिन उर्वा के लिए किसी कैद तन्हाई से कम नहीं थे। 3 लाशों वाली बात ने उसके हवासों पर एक ऐसा पहरा बैठाया था कि वो अपने कमरे से बाहर निकलते हुए भी 100 बार सोचती। उसे हर वक्त ये धड़का लगा रहा था कि कहीं किसी कोने से वजाहत गिलानी नमूदार न हो जाए और इसे अगली कुर्बानी के लिए मुंतखब न कर ले। तीसरी सुबह भूख ने खौफ पर गलबा पा लिया। उर्वा जो रात के खाने पर भी नीचे नहीं गई थी, अब पेट में होने वाली चूहों की रेस से तंग आ चुकी थी। सुबह के 6 बज रहे थे, हवेली खाली थी। उसने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है किचन में जाकर कुछ चुरा कर खाने का, क्योंकि वहशी दरिंदा यानी कि अभी वो सो रहा है। वो बिल्ली के कदमों के साथ चलती, दाएं बाएं देखती, किचन में दाखिल हुई। किचन का दरवाजा खोलते ही उसकी जान हलक में आ गई। सामने स्लिप के पास स्याह कुर्ता शलवार पहने वजाहत गिलानी खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ी सी तेज धार छुरी थी और वो पूरी तवज्जो से नीचे किसी चीज पर झुका हुआ था। उर्वा के हलक से एक घुटी हुई चीख निकली। वजाहत! वो चौंक कर पलटा। उसके हाथ में छुरी चमक रही थी। उर्वा की आंखें खौफ से फैल गई। उसके जहन में फौरन अलार्म बजा। ये यकीनन किसकी उंगली काट रहा होगा, ये लाश के टुकड़े कर रहा होगा। वो उल्टे कदमों भागने ही वाली थी कि वजाहत की बारी आवाज ने जकड़ लिया। रुक जाओ। उर्वा वहीं रुक गई। उसने कांपते हुए हाथ उठा दिए। प्लीज मत मारना मुझे, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो बस पानी पीने आई थी। कसम ले ले, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी कि आप किसको काट रहे थे। वजाहत ने हैरत से पहले अपने हाथ में मौजूद छुरी को देखा और फिर सामने प्लेट में कटे हुए सेब को और फिर उर्वा के डरे हुए सफेद चेहरे को। उसकी संजीदा चेहरे पर जो शाजो लादर ही नरम पड़ता था, एक महफूज कन मुस्कुराहट रिंग गई। तुम्हारा दिमाग खराब है या पैदाशी ड्रामा क्वीन हो? वजाहत ने छुरी रखकर सेब की फांक उठाई। मैं सेब काट रहा हूँ।
नाश्ता बना रहा हूँ अपना, तुम्हारा गला काटने का भी कोई इरादा नहीं है मेरा। उर्वा ने एक आंख खोलकर स्लीप पर देखा। वहां वाकई सिर्फ मासूम से पड़े थे। उसने लंबी सांस खारिज की और हाथ नीचे किए। ओह, आप खुद नाश्ता बनाते हैं? इतने मुलाजिम तो है। वो अब अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए इधर उधर देख रही थी। मुझे अपने काम खुद करने की आदत है और सुबह सवेरे मुलाजमों को तंग करना मैं पसंद नहीं करता। वजाहत ने सेब की प्लेट उठाई और किचन से निकलने लगा। दरवाजे पे पहुंचकर वो रुका और मुड़कर उर्वा को देखा। और हाँ, फ्रिज में सैंडविचेस पड़े हैं, खा लेना, वरना भूख से मर गई तो इल्जाम मुझ पर आएगा कि मेहमान को भूखा मार दिया। वो चला गया और उर्वा मुंह खोले से जाता देखती रही। अजीब नफसियाती मरीज है, अभी कैसे नॉर्मल बन रहा है, जैसे इसने 3 बंदे दफन ना करवाए हों। दोपहर तक उर्वा का खौफ बोरियत में बदल गया। वो एक एक्टिव लड़की थी, कमरे में बंद रहना उसके लिए मौत था। उसने मेरा और लाइबा को पकड़ा। दोनों गर्ल्स, मुझे नहीं पता, मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ मैं सड़ रही हूँ, चलो बाजार चलते हैं, मुझे चूड़ियाँ लेनी है। लेकिन वजी लाला, लाइबा ने रवायती रुकावट डाली। तुम्हारे वजी लाला की ऐसी की तैसी। और वह ने जज्बाती होकर कहा। फिर फौरन इधर उधर देखा कि कहीं वो सुन ना ले, मतलब कि मैं टाइम में से इजाजत दे दूंगी। अब चूड़ियाँ लेने के लिए मुझे अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद मंजूर करवानी पड़ेगी क्या? टाइम ने इजाजत तो दे दी, लेकिन शर्त वही थी कि वजाहत से गाड़ी और गार्ड का पूछ लो। ये मरला सबसे मुश्किल था। और वानी दुपट्टा अच्छी तरह सर पर टिकाया और वजाहत की स्टडी रूम की तरफ पड़ी। दरवाजे पर दस्तक दी और वो अंदर दाखिल हुई। वजाहत फाइल्स में गुम था। उसे सर उठाकर उर्वा को देखा जो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। जी, वो हमें बाजार जाना है चूड़ियाँ लेने। टाइम ने इजाजत दे दी है, बस गाड़ी चाहिए। और वानी एक ही सांस में कहा। नजरें कालीन के डिजाइन पर जमाए। वजाहत ने कुर्सी की पुश से टेक लगाई और पेन उंगलियों में घुमाया। बाजार? तुम्हें पता है शहर के हालात, और तुम जिस हुलिये में घूमती हो, मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए पूरी बटालियन भेजनी पड़ेगी। उर्वा को ताव आ गया। एक्सक्यूज मी, मेरा हुलिया बहुत अच्छा है और मैं यहाँ बुर्का पहनकर नहीं फिर सकती। मैं मॉडर्न हूँ और मॉडर्न ही रहूंगी। अब गाड़ी दे या मैं पैदल चली जाऊँ। वजाहत ने उसकी जिद देखी तो गहरा सांस लिया। उसे मालूम था ये लड़की बाज नहीं आएगी। ठीक है, ड्राइवर शफीक के साथ जाओगी और 2 गार्ड साथ जाएंगे। और सुन लो, उसने उंगली उठाकर तनबिया की, गाड़ी से फालतू उतरने की जरूरत नहीं है और सूरज गरूब होने से पहले वापसी होनी चाहिए। ये मुल्तान है, लंदन नहीं है। यहाँ शाम के बाद शरीफ घरानों की लड़कियां मज़ारों में नहीं फिरती। कदामत पसंद। और वह ने बुड़बुड़ाते हुए मुंह बनाया और तेजी से बाहर निकल गई। वजाहत के लबों पर फिर वही दबी दबी मुस्कुराहट आई। ये लड़की मुसीबत थी, मगर हवेली की वीरानी खत्म कर रही थी। बाजार का सफर दिलचस्प रहा। मुल्तान के रंगीन बाजार, कांच की चूड़ियां, कढ़ाई वाले सूट और खाने पीने की खुशबू ने उर्वा का मूड खुशगवार बना दिया। वो हर दुकान पर रुकती, चीजों को छेड़ती और दुकानदारों से भाव ताव करती, जबकि 2 मस्ता गार्ड्स और बेचारी मीरा और लाइबा परेशानी से उसके पीछे भागते रहे। बाजी जल्दी करें, साहिब का हुक्म है, मगरिब से पहले पहुंचना है। गार्ड ने तीसरी बार याद दहानी कराई। उफ, हो गई शॉपिंग, बस ये कुल्फी तो खा लेने दो। उर्वा ने लापरवाही से कहा। वापसी पर सूरज ढल रहा था और आसमान पर नारंगी रंग फैल रही थी। उर्वा फ्रंट सीट पर बैठी कुल्फी एंजॉय कर रही थी। गाड़ी जब शहर से निकलकर गांव के कच्चे रास्ते पर आई तो उसे वही गन्ने के खेत नजर आए। शाम के वक्त वो खेर सुनहरी धूप में नहाते हुए बहुत सहर अंगेज लग रहे थे। उर्वा के दिमाग में फिर से कोई कीड़ा कुलबुलाया था। शफीक चाचा, गाड़ी रोके, बीबी जी हुक्म नहीं है। वजाहत साहब ने सख्ती से मना किया, सीधा हवेली जाना है। ड्राइवर ने घबरा कर कहा, अरे कुछ नहीं होता, वो कौन सा याद देख रहे हैं, मुझे ना बस एक तस्वीर लेनी है इस गुरूब आफ्ताब का, प्लीज रोके ना। उर्वा ने जिद की। मिन्हा ने पीछे से मिन्नत की, उर्वा पी रहने देना, वजी लाला को पता चल गया तो शफीक चाचा की नौकरी चली जाएगी। कुछ नहीं पता चलेगा, बस 5 मिनट। उर्वा की जिद के आगे ड्राइवर को हार मानना पड़ी। गाड़ी सड़क के किनारे खेतों के पास रुकी। उर्वा ने कैमरा निकाला और नीचे उतर गई। वाह क्या मंजर है। वो खेतों के किनारे चलती हुई थोड़ा आगे निकल गई। हवा में ठंडक थी और गन्ने के लंबे पौधे हवा से सरगोशियां कर रहे थे। गार्ड्स गाड़ी के पास खड़े सिगरेट सुलगाने लगे। ये सोचकर कि लड़की बस यही सामने ही खड़ी है। लेकिन उर्वा एक अच्छी तस्वीर के चक्कर में
पगडंडी से होती हुई खेतों के अंदर घुस गई। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो सड़क से काफी दूर निकल आई है और गन्ने के ऊंचे पौधों ने उसे सड़क पर खड़े लोगों की नजर से ओझल कर दिया था। अभी वो फूल की तस्वीर बना ही रही थी कि उसे अपने पीछे खुश्क पत्तों की चिड़चिड़ाने की आवाज आई। कौन है? वो पलटी। खामोशी, सिर्फ हवा की साए साए थी। मेरा तुम हो? अचानक गन्ने के झुंड से चार नकाबपोश आदमी नमूदार हुए। उनके हाथों में बंदूकें थी और आंखों में वहशत। और वह के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके हलक में चीख अटक गई। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और एक ही झटके में और वह का मुंह अपने बड़े से हाथ से दबोच लिया। शोर मचाया तो फिजी उड़ा दूंगा। उसकी आवाज किसी दरिंदे की खराहट जैसी थी। ये वजाहत गिलानी के पुराने दुश्मन मलिक जहांगीर के बंदे थे, जो कई दिनों से मौका की ताक में थे। आज उर्वा की छोटी सी जिद ने उन्हें ये मौका फराहम कर दिया था। उर्वा की आंखों से खौफ के आंसू जारी हुए। उसे फौरन वजाहत की तनबीह याद आई। हवेली से बाहर कदम रखने के बाद जो कुछ भी होगा, इसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग इसे घसीटते हुए खेतों की गहराई में लेकर जा रहे थे और सड़क पर खड़े गार्ड्स अभी तक बेखबर थे। शाम का साया गहरा होकर रात की स्याही में बदल रहा था। गन्ने के खेतों के किनारे खड़ी लैंड क्रूज के पास ड्राइवर शफीक और गार्ड के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उर्वा को गायब हुए 15 मिनट गुजर चुके थे। पहले उन्हें लगा कि वो शायद तस्वीरें बनाने में मगन है, लेकिन जब आवाज देने पर भी जवाब ना आया तो अंदर गए और वहां जमीन पर पड़ा उर्वा का कीमती मोबाइल फोन और जूतों के निशानात देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। शफीक ने कांपते हाथों से वजाहत का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी और हर गुजरते लम्हे के साथ शफीक की धड़कन बढ़ रही थी। फोन उठा लिया गया। जी शफीक, पहुंच गए हवेली? वजाहत की भारी आवाज आई। साहिब? शफीक की आवाज हलक में अटक गई। गजब हो गया साहिब। छोटी बीबी, उड़वा बीबी, क्या हुआ उड़ा को? वजाहत की आवाज में अचानक ऐसी तेजी आई जैसे सोया हुआ शेर बेदार हो गया हो। साहिब, वो खेतों में तस्वीर बनाने उतरी थी, अब मिल नहीं रही है। उनका मोबाइल जमीन पर पड़ा है, वहां घसीटने के निशान है। लगता है कोई उठा कर ले गया। दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए ऐसी मौत जैसी खामोशी छाई कि शफीक को लगा शायद कॉल कट गई हो। फिर वजाहत की ऐसी दोहाड़ सुनाई दी कि शफीक ने फौरन कान से दूर किया फोन। वहीं रुको, अगर तुम में से वहां से कोई हिला तो मैं उसे वहीं जिंदा दफन कर दूंगा। मैं आ रहा हूँ। मुल्तान के मजाफात में वाक़ एक पुरानी वीरान हवेली के खंडरात में उर्वा को एक लकड़ी के सतून के साथ रस्सियों से बांधा गया था। उसका दुपट्टा कहीं गिर चुका था। बाल बिखरे हुए थे और आंखों में खौफ का सुमंदर मौजूद था। उसके सामने चार खौफनाक शक्ल वाले आदमी बैठे हुक्का पी रहे थे और उसे देखकर मकरवा हंसी भी हंस रहे थे। बड़ी सोहनी है यार। उनमें से एक, जिसके चेहरे पर गहरा जख्म का निशान था, बोला, गिलानी की इज्जत है, इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे तो वजाहत का कलेजा फटेगा। उर्वा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो लंदन की पुरसुकून जिंदगी से सीधा जहन्नुम में आ गिरी थी। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। काश मैं वजाहत की बात मान लेती। अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। एकदम सुराटा छा गया। अंदर बैठे चारों आदमी चौंकने होकर खड़े हो गए। कौन है? देखो बाहर। जख्म वाले आदमी ने चीख कर कहा। अभी एक आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि लकड़ी का भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके से टूटकर अंदर गिरा। धूल के बादल में एक बुलंद कामत साया नमूदार हुआ। वो वजाहत गिलानी था। उसके दोनों हाथों में पिस्तौल थी। आंखें खून की तरह सुर्ख थी और चेहरे पर मौत का रक्स था। वो इस वक्त इंसान नहीं बल्कि वहशी मुहाफिज लग रहा था। गिलानी? एक गुंडा चीखा और बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन वजाहत उससे कहीं ज्यादा तेज था। पहली गोली सीधी उसके माथे के दरमियान में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। उर्वा ने खौफ से आंखें मीच ली और चीख मारी। बाकी तीनों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वजाहत किसी माहिर शिकारी की तरह सतून की आड़ ले चुका था। खंडर गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। उर्वा, जो बीच में बती हुई थी, खौफ से कांप रही थी। उसे लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वजाहत ने सतून के पीछे से निकलकर एक कलाबाजी खाई और जमीन पर लेटते हुए दो फायर किए। दोनों गोलियां अपने निशाने पर लगी और दो और आदमी जमीन बोस हो गए। अब सिर्फ सरगना और वह जख्म वाला आदमी बचा था। उसने देखा कि वो हार रहा है।
تو تیزی سے عروہ کی طرف رکھا اور اس کے سر پر بندوق رکھ دی۔ رک جاؤ وجاہت، وہ چیخا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو اس کا بھیجا اڑا دوں گا۔ وجاہت رک گیا، وہ عروہ سے 10 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، سفید قمیض پر مٹی اور خون کے چھینٹے تھے، لیکن بندوق کا نشان ابھی بھی دشمن کے سر پر تھا۔ عروہ نے روتی ہوئی آنکھوں سے وجاہت کو دیکھا۔ اس نے توقع کی تھی کہ وجاہت ڈر جائے گا، لیکن وجاہت کے لبوں پر ایک سرد بے رحم مسکراہٹ اٹھی۔ تجھے کیا لگتا ہے تو گیلانی کی امانت کو ہاتھ لگائے گا اور زندہ بچ جائے گا؟ وجاہت نے پرسکون لہجے میں کہا، بندوق پھینک دے۔ دشمن چلایا۔ وجاہت نے آہستہ سی بندوق زمین پر رکھ دی۔ دشمن کی آنکھوں میں چمک آئی جیسے ہی اس نے اپنے بندوق کا رخ عروہ سے ہٹا کر وجاہت کی طرف کرنا چاہا تاکہ اسے مار سکے۔ وجاہت نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی آستین میں چھپا خنجر نکالا اور پوری قوت سے پھینکا۔ خنجر سیدھا دشمن کے گلے میں پیسٹ ہوا۔ وہ لڑکھڑایا، بندوق اس کے ہاتھ سے گری اور وہ عروہ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ سناٹا، مکمل سناٹا، صرف عروہ کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وجاہت آگے بڑھا، اس نے دشمن کی لاش کو ٹھوکر مار کر پڑے کیا اور جھک کر اپنی بندوق اٹھائی۔ پھر وہ عروہ کی طرف مڑا۔ عروہ نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کا خوف دشمنوں سے زیادہ وجاہت سے بڑھ گیا۔ اس کے دماغ میں وہی فون کال گونجنے لگی، 3 لاشوں کو زمین میں گاڑ دو۔ آج اس نے اپنی زندگی سے، اپنی آنکھوں سے وجاہت کو 4 لوگوں کو مارتے دیکھا تھا۔ وجاہت نے جیب سے چاقو نکالا اور عروہ کی رسیاں کاٹنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عروہ پوری جان لگا کر پیچھے ہٹی اور چیخ ماری، نہیں نہیں، مجھے مت مارنا، پلیز مجھے مت مارنا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے ان کو مارا ہے، مجھے زمین میں مت گاڑنا، پلیز وجاہت بھائی مجھے جانے دے۔ وجاہت کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ اس نے حیرت اور الجھن سے عروہ کو دیکھا جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وجاہت بھائی؟ اس نے بھویں سے گھیری، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تو تمہارے بچانے آیا ہوں، مارنے نہیں آیا۔ نہیں، آپ مار دیں گے، آپ قاتل ہیں۔ میں نے سنا تھا آپ فون پر کہہ رہے تھے کہ سب کو دفن کر دو۔ عروہ ہسٹری کے عالم میں بڑبڑانے لگی، میں گنے کے کھیت میں نہیں دفن ہونا چاہتی، وہاں کیڑے ہوتے ہیں، پلیز مجھے لندن بھیج دیں۔ وجاہت کو سنجیدہ اور تناؤ بڑے ماحول میں بھی عروہ کی بے تکی بات پر ہنسی آنے لگی تھی، مگر اس نے ضبط کیا۔ یہ لڑکی صدمے میں تھی۔ اسے زبردستی عروہ کا بازو پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں رسیاں کاٹ دی۔ چپ کرو، بالکل، اس نے سختی سے کہا، کوئی تمہیں دفن نہیں کر رہا، اٹھو۔ ٹانگوں میں نہ جان ہونے کی وجہ سے عروہ گرنے لگی تو وجاہت نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میں خود چل سکتی ہوں۔ عروہ نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، حالانکہ اس میں جان نہیں تھی۔ آپ کے ہاتھ پہ خون لگا ہے، دور رہے۔ وجاہت نے اپنا ہاتھ دیکھا جس پر واقعی دشمن کا خون لگا تھا۔ اسے لاپرواہی سے اسے قمیص سے پوچھا اور عروہ کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر کی طرف لے کر چلا گیا۔ نخرے کرنے کا وقت نہیں ہے، اور بھی لوگ آ سکتے ہیں، چلو۔ واپسی اس کا سفر موت کی طرح خاموش تھا۔ وجاہت ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس بار گاڑی کی رفتار جنونی نہیں لیکن بہت محتاط تھی۔ عروہ ساتھ والی سیٹ پر سکری سمٹی بیٹھی تھی اور کھڑکیوں سے بار بار وجاہت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ آپ نے انہیں کیوں مارا؟ عروہ نے مدھم آواز میں پوچھا۔ کیونکہ وہ تمہیں مارنے والے تھے، وجاہت نے سامنے دیکھتے ہوئے اسمارٹ لہجے میں کہا۔ تو آپ پولیس کو بلا لیتے نا؟ عروہ نے معصومیت سے کہا۔ قانون ہاتھ میں لینا تو جرم ہے نا؟ وجاہت نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم باقی احمق ہو یا پھر اداکاری کر رہی ہو۔ بی بی، یہ پنجاب کے جاگیرداروں کی دشمنی ہے، یہاں پولیس آنے تک لاشوں کا ڈھیر لگ چکا ہوتا ہے، اور ویسے بھی اس نے ایک گہرا معنی خیز وقفہ کیا، میرا قانون میرا اپنا ہے۔ عروہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ ہے، یہ شخص تو پورا گینگسٹر ہے، ڈیڈ نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا۔ اچانک عروہ کو کچھ یاد آیا، میرا فون، میرا آئی فون پرو میکس، وہ وہیں رہ گیا، واپس چلے۔ وجاہت نے بریک پر زور سے پاؤں مارا، گاڑی جھٹکے سے رکی۔ عروہ آگے ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وجاہت نے دانت پیس کر اسے دیکھا، عروہ تم ابھی موت کے منہ سے نکلی اور تمہیں فون کی پڑی ہے؟ شکر کرو زندہ ہو، ورنہ تمہارا آئی فون تمہارے قبر کے کتے کے طور پر استعمال ہوتا۔ آپ تو ہر وقت مارنے مروانے کی باتیں ہی کرتے ہیں۔ عروہ نے منہ بسوڑا، اور فون وہ مہنگا تھا۔ وجاہت نے سر جھٹکا اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ پاگل لڑکی، اس نے زیر لب کہا، مگر اس کے لہجے میں غصے کی بجائے ایک ہلکی سی نرمی تھی۔ شاید عروہ کی یہ بے وقوفانہ باتیں اس کے اعصاب پر سوار جنگی جنون کو کم کر رہی تھی۔
حویلی پہنچتے ہی کہرام مچ گیا۔ شائستہ بیگم روتے ہوئے عروہ سے لپٹ گئی۔ شہزاد صاحب بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر سجدے میں گر گئے۔ وجاہت خاموشی سے ایک طرف کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں عروہ پر تھی جب اپنے والدین کے ہزار میں محفوظ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود خوف ابھی تک وجاہت کو چبھ رہا تھا۔ یہ حملہ گیلانی خاندان کی عزت پر تھا۔ وجاہت کے تایا بڑے گیلانی نے گرجدار آواز میں کہا، آج اگر وجاہت بر وقت نہ پہنچتا تو ہماری ناک کٹ جاتی۔ عروہ نے سہم کر وجاہت کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بھی بازو پر لگی خون کی لکیر صاف کر رہا تھا۔ ہمیں عروہ کی حفاظت کے لیے کوئی مستقل حل سوچنا ہوگا۔ تایا چاچا نے وجاہت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وجاہت نے سر اٹھایا۔ اس کی اور تایا کی نظریں ملی۔ ایک خاموش پیغام کا تبادلہ ہوا۔ عروہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ تو بس اس خوش فہمی میں تھی کہ اب شاید اسے واپس انگلینڈ بھیج دیا جائے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وحشی محافظ اب ہمیشہ کے لیے اس کا سایہ بننے والا ہے۔ حویلی میں اگلی صبح کسی کرفیو زدہ علاقے کی طرح طلوع ہوئی۔ رات والے واقعے کے بعد گیلانی ہاؤس کی سیکیورٹی 4 گنا بڑھا دی گئی۔ ہر گیٹ، ہر دیوار اور ہر کونے پر بندوق بردار برادر گارڈز تعینات تھے۔ پرندے بھی شاید اپنی وجاہت گیلانی سے اجازت لے کر حویلی کے درختوں پر بیٹھ رہے تھے۔ عروہ اپنے بستر پر کمرے میں بیٹھی ٹانگیں ہلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کل کے خوفناک واقعے کے بعد اسے بخار ہو گیا تھا، لیکن بخار سے زیادہ اسے بوریت نے گھیر رکھا تھا۔ او خدا، یہ تو جیل ہے۔ اس نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ لائبہ، کیا میں باہر لان میں جا سکتی ہوں؟ لائبہ جب عروہ کے پاس ہی ڈیوٹی پر معمور تھی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپی، وجی لالا کا سخت حکم ہے کہ آپ اس فلور سے نیچے نہیں جائیں گی۔ وجی لالا کا حکم؟ عروہ نے منہ بنایا۔ وہ تو خود دن دناتے پھر رہے اور مجھے کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ دشمنوں سے زیادہ مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت کا انتظار کیے بغیر وجاہت اندر داخل ہوا۔ آج وہ شلوار قمیض کی بجائے بلیک جینز اور گہرے نیلے رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھا۔ آستینیں کونیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی جن سے اس کے مضبوط بازوؤں کی رگیں نمایاں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں سوپ کا پیالہ اور کچھ ادویات تھی۔ لائبہ فوراً کھڑی ہو گئی اور سر جھکا کر جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ عروہ نے لائبہ کو جاتے دیکھا تو دل ہی دل میں اسے غدار کا خطاب دے دیا۔ اب وہ کمرے میں اس وحشی کے ساتھ اکیلی تھی۔ وجاہت نے ٹرے میز پر رکھی اور عروہ کو گہری نظروں سے دیکھا۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ اس کی آواز بھاری اور سنجیدہ تھی، مگر اس میں کل والی درندگی نہیں تھی۔ عروہ نے کمبل سینے تک کھینچ لیا۔ ٹھیک ہوں، زندہ ہوں۔ آپ کے دشمنوں نے تو نہیں مارا؟ شاید آپ کی بوریت مار دے۔ وجاہت کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، مگر وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ سوپ پیو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کمزوری ہے۔ مجھے نہیں پینا، اس میں یقیناً آپ نے کچھ ملایا ہوگا۔ عروہ نے بڑبڑاتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وجاہت نے بھنویں سکیڑی۔ کیا کہا؟ کچھ نہیں، میں نے کہا بھوک نہیں ہے۔ وجاہت نے اطمینان سے چمچ گھڑا اور عروہ کے منہ کے قریب لے گیا۔ عروہ، ضد مت کرو، کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا، منہ کھولو اب اپنا۔ عروہ نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ وجاہت نے چند سیکنڈ اس ضدی لڑکی کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک شرارت چمکی۔ ٹھیک ہے، مت پیو، میں چاچا رفیق کو بلا لیتا ہوں، وہ زبردستی پلانے کے ماہر ہے۔ یا پھر اسے چمچ واپس پیالے میں رکھا، یا پھر میں ڈاکٹر کو بلا کر ڈرپ لگوا دیتا ہوں۔ سوئی والی نہیں۔ اور وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے انجیکشن سے سخت ڈر لگتا تھا۔ اب تو بلیک میلر ہے، لائیں ادھر۔ اس نے خود چمچ پکڑنا چاہا لیکن وجاہت نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اب نہیں۔ وجاہت نے دوبارہ چمچ اس کے منہ کے قریب کیا۔ اب میں پلاؤں گا تاکہ مجھے تسلی رہے کہ تم گرا نہیں رہی۔ عروہ نے ہچکچاتے سوپ پیا۔ وجاہت بڑے صبر اور سکون سے اسے سوپ پلا رہا تھا۔ عروہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی لیکن وہ کنکھیوں سے وجاہت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی ہاتھ ہے نا جنہوں نے کل 4 بندے مارے تھے؟ اس نے سوچا، آج اتنی نرمی سے سوپ پلا رہے تھے۔ یہ بندہ واقعی نفسیاتی مریض ہے یا پھر دوہری شخصیت کا مالک ہے؟ کیا سوچ رہی ہو؟ وجاہت نے اچانک پوچھا، جیسے اس کا دماغ پڑ رہا ہو۔ عروہ سٹپٹا گئی۔ یہ کہ آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا دکھتے ہیں، مطلب کبھی کبھی۔ وجاہت ہنسا، ایک بھرپور مردانہ ہنسی جس سے اس کی آنکھوں کے گرد لکیریں بن گئی۔
उर्वा का दिल एक लम्हे के लिए बेतरतीब हुआ। मैं बुरा नहीं हूँ उर्वा, बस मेरा तरीका कार थोड़ा सख्त है। ये दुनिया शरीफों की नहीं है, यहाँ शेर बनकर रहना पड़ता है, वरना कुत्ते नोच खाते हैं। उसने आखिरी नवाला खिलाया और नेपकिन से उर्वा का मुंह साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया। उर्वा जरा सा पीछे हटी, लेकिन वजाहत ने नरमी से उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे रोका और सफाई से उसका मुंह साफ किया। उसकी लम्स में ऐसी अपनाहत थी कि उर्वा को करंट सा लगा। शाम को उर्वा को बोरियत की इंतहा पहुंच गई थी। उसे खिड़की से झांका। नीचे लॉन में वजाहत अपने मैनेजर के साथ टहलते हुए कुछ हदायत दे रहा था। उर्वा के दिमाग में शरारत सोची। वो चुपके से कमरे से निकली। गार्ड बाहर बरामदे में थे और वो पिछली सीढ़ियों से होती छत पर जाने लगी। उसे बस खुली हवा में सांस लेना था। छत पर पहुंचकर उसने लंबी सांस ली। ठंडी हवा चल रही थी और वो मंदिर के पास खड़ी हुई और नीचे देखने लगी। ए लड़की! उर्वा उछल पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो वजाहत सीढ़ियों के दरवाजे पर खड़ा उसे घूर रहा था। तुम्हें मना किया था ना कमरे से निकलने से? वो गुस्से से आगे बढ़ा। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। छत पर स्नाइपर का निशाना बनना कितना आसान है, पता है तुम्हें? ओ हेलो मिस्टर जेम्स बॉन्ड। उर्वा ने तुर्की बेतुर्की जवाब दिया। हर जगह स्नाइपर नहीं बैठे होते, मैं बस हवा खाने आई थी। हाँ, मेरा दम घुट रहा है नीचे। वजाहत उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में फिक्र वाजिया थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है उर्वा कि तुम मेरे लिए। वो रुक गया। क्या? आपके लिए क्या? उर्वा ने चैलेंजिंग नजरों से पूछा। मुसीबत, बोझ। वजाहत ने एक कदम और बढ़ाया। अब उनके दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला था। जिम्मेदारी, उसे धीमी आवाज में कहा। और गिलानी अपनी जिम्मेदारी में कोताही बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। वो जुमला अधूरा छोड़कर उसकी आंखों में देखने लगा। हवा से उर्वा की लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। वजाहत ने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर उसकी वो लट उसके कान के पीछे अड़सी। माहौल में एक अजीब सा सहर तारी हो गया। उर्वा को लगा जैसे वक्त थम गया हो। वजाहत की नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उर्वा की आवाज लड़खड़ा गई। वजाहत होश में आया। उसने गला साफ किया और पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि तुम बीमार लग रही हो। नीचे चलो, हवा ठंडी है। वो फौरन पलट गया। झूठे। उर्वा ने दिल ही दिल में कहा। बीमार नहीं, कुछ और कहना चाह रहे थे। रात के खाने पर तायाजान और शहजाद साहब के दरमियान कुछ खुसर पुसर हो रही थी। उर्वा जब मेज पर पहुंची तो सब खामोश हो गए। वजाहत पहले से मौजूद था। उसे उर्वा को बैठते हुए देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उर्वा बेटी, कैसी तबीयत है अब? तायाजान ने पूछा। बेहतर होता है अब। अच्छी बात है। कल पंचायत बैठेगी हवेली में। तायाजान ने संजीदगी से ऐलान किया। उर्वा का हाथ रुक गया। पंचायत? क्यों? इलाके के कुछ मसाइल हैं और हमारे घर की सिक्योरिटी का मामला भी। शहजाद साहब ने बात संभाली। तुम परेशान ना हो, ये मर्दों का काम है। खाने के बाद उर्वा पानी पीने किचन में गई। वजाहत वहां पहले से मौजूद था। कॉफी बना रहा था। पंचायत में क्या होने वाला है? उर्वा ने सीधा सवाल किया। मुझे लग रहा है बात मुझसे जुड़ी है। वजाहत ने मग उठाया और उसकी तरफ मुड़ा। हर बात तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती है। उसे कॉफी का घूंट पड़ा। लेकिन हाँ, फैसला तुम्हारी हिफाजत के लिए ही होगा। कैसा फैसला? मुझे लंदन भेज रहे हैं। उर्वा की आंखों में चमक आई। वजाहत के चेहरे पर एक साया सा लहराया। उसके करीब आया और झुक कर उसकी आंखों में देखा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? उर्वा का दिल धक से रह गया। क्या मतलब है? मतलब ये कि वजाहत ने कब स्लिप रखा। तुम अब इस हवेली की कैदी हो उर्वा गिलानी, और तुम्हारा जेलर मैं हूं। उसे शरारत से आंख मारी और वहां से चला गया। उर्वा वहीं खड़ी रह गई। कैदी? जेलर? ये बंदा मुझे पागल कर देगा। वो बुड़बुड़ाई, लेकिन इस बार उसके लहजे में गुस्सा कम और एक अजीब सी गुदगुदी ज्यादा थी। उसे ये नहीं पता था कि कल होने वाली पंचायत वाकई उसे उम्र कैद की सजा सुनाने वाली है, और उसका जेलर कोई और नहीं बल्कि यही वहशी मुहाफिज होगा। हवेली के वसीओ अरीज दीवान खाने में पंचायत बैठी हुई थी। सफेद चादरों पर गाँव तकिए लगे थे और खानदान के बुजुर्गों के साथ साथ इलाके के मुअज्जिजीन भी मौजूद थे। फिजा में हुक्के की गड़गड़ाहट और संजीदा सरगोशियां तैर रही थी। मौजूद बहस सिर्फ एक था। उर्वा गिलानी की हिफाजत और खानदान की इज्जत। दूसरी तरफ जनाना खाने में उर्वा का बुरा हाल था।
उसे सख्ती से बाहर जाने से मना किया गया था, मगर उर्वा गिलानी और सब्र दो मुतजाद अल्फाज थे। लाइबा, मुझे पता करना है कि वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। उर्वा ने बेचैनी से कमरे में चक्कर लगाते हुए कहा। आप ही प्लीज, वजीर आला ने कहा है कि अगर आप नजर आए तो टांगे तोड़ देंगे। लाइबा ने डरते हुए वार्निंग दी। टांगे तोड़ देंगे? जैसे मैं कोई कुर्सी हूं ना, हटो जरा। उर्वा ने दुपट्टा अच्छी तरह लपेटा और पिछले बरामदे से होती उस खिड़की के नीचे जा बैठी जो दीवान खाने में खुलती थी। वहां झाड़ियां थी जिनमें वो बिल्कुल कीमोफ्लॉज हो गई थी। अंदर ताया जान की आवाज गूंज रही थी। दुश्मन अब हमारी बेड़ी तक पहुंच गए। ये गिलानियों के लिए डूब मरने का मकाम है। उर्वा की हिफाजत अब सिर्फ एक ही तरीके से मुमकिन है। क्या तरीका है भाई साहब? उर्वा के वालिद ने पूछा। उसका निकाह वजाहत से कर दिया जाए। उर्वा के कानों में जैसे बम फटा। वो अपना मुंह पकड़ कर रह गई। निकाह? और इस वहशी दरिंदे कातिल से? हरगिज नहीं। अंदर से वजाहत की भारी आवाज आई। बाबा साहब, अब जानते हैं मैं शादी के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर खानदान की इज्जत का सवाल है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। उर्वा का खून खौल उठा। इतराज नहीं? एहसान कर रहा है जैसे मुझ पर। उससे मजीद बर्दाश्त ना हुआ। वो झाड़ियों से निकली और तूफान की तरह दीवान खाने के दरवाजे पर जा पहुंची। गार्ड उसे रोकने लगे, लेकिन वो धक्का देकर अंदर घुस गई। ये निकाह नहीं हो सकता। उर्वा की चीख ने दीवान खाने में सुराटा तारी कर दिया। सबकी नजरें उस पर जम गई। वजाहत जो तायाजान के पास बैठा था, उसने चौंक कर उर्वा को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गुस्सा और खौफ मिला जुला था। उर्वा, ये क्या बदतमीजी है? शहजाद साहब ने डांटा। बड़ों के दरमियान ऐसे आते हैं क्या? सॉरी डैड, लेकिन आप लोग मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं? उर्वा की आंखों में आंसू आ गए। उसे उंगली उठाकर वजाहत की तरफ इशारा किया। मैं इस शख्स से शादी नहीं करूंगी। ये ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये कातिल है। महफिल में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। वजाहत के चेहरे के तासुरात पथरीले हो गए। उसने हाथ उठाकर सबको खामोश रहने का इशारा किया। क्यों नहीं करोगी शादी? वजाहत ने इंतहाई इत्मीनान से पूछा, जैसे मौसम का हाल पूछ रहा हो। क्योंकि आप जालिम हैं। मैंने सुना था आप फोन पर लाशें गायब करने के ऑर्डर दे रहे थे, और परसों आपने मेरे सामने लोगों को मारा। मैं ऐसे इंसान के साथ एक कमरे में तो क्या, एक शहर में भी नहीं रह सकती, जो नाश्ते में सेब के बजाय लोगों के सर काटता। उर्वा को इस अजीबो गरीब बयान पर, खास तौर पर नाश्ते में सर काटने वाली बात पर, संजीदा बुजुर्गों के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। वजाहत ने अपनी पेशानी मस ली। ये लड़की पूरे खानदान के सामने इसका इमेज खराब कर रही थी, वो भी इतने अहमकाना अंदाज में। उर्वा बेटी, तायाजान ने नरमी से कहा, वजाहत हमारा शेर है। इसे दुश्मनों को मारा है, बेगुनाहों को नहीं। और तुम्हें इससे ज्यादा महफूज कोई नहीं रख सकता। मुझे ऐसी हिफाजत नहीं चाहिए। उर्वा पैर पटकती पटकने लगी। लेकिन मुझे लंदन वापस जाना। वजाहत अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसका कद काठ इतना था कि सबको गर्दन उठाकर देखना पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उर्वा के पास आया। उर्वा जो भी बहुत शेरनी बनी हुई थी, उसे करीब आते देख फौरन 2 कदम पीछे हट गई। वजाहत ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। लंदन की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है मिस उर्वा। अब सिर्फ रुखसती की डोली ही उठेगी। फिर वो सीधा और बुलंद आवाज में फैसला सुनाया। निकाह कल बात नमाज असर होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। तैयारियां शुरू की जाए। उसने उर्वा को बाजू से पकड़ा और नरमी मगर सख्ती से बाहर की तरफ ले जाने लगा। चलो शाबाश, अब ड्रामा खत्म। उर्वा को तकरीबन घसीटते हुए वो कॉरिडोर में लाया। छोड़े मुझे, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। उर्वा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वजाहत ने उसे दीवार के साथ लगाया और दोनों हाथ उसके दाएं बाएं दीवार पर रखकर उसे अपने हिसार में ले लिया। उर्वा का सांस हलक में अटक गया। वजाहत का चेहरा उसके इतना करीब था कि उसकी परफ्यूम की खुशबू महसूस कर सकती थी। सुनो लड़की, वजाहत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत शौक है तुम जैसी मुसीबत को पालने का, जो हर वक्त टह 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 करती रहती है? उर्वा ने आंखें बड़ी की। मुसीबत हो तो शादी क्यों कर रहे हो? इनकार कर देना। नहीं कर सकता। वजाहत ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि ये मुसीबत अब मुझे प्यारी लगने लगी है। उर्वा का मुंह खुल गया। क्या? वजाहत ने फौरन बात बदली। मेरा मतलब है तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं नहीं चाहता कि दुश्मन तुम्हें दोबारा उठा कर ले जाए। अब चुपचाप जाकर अपने महंगे सूटों में से ना कोई लाल रंग का जोड़ा निकाल लो, क्योंकि कल
तुम मिसेस वजाहत केलानी बनने वाली हो। मैं नहीं बनूंगी, मैं भाग जाऊंगी। उर्वा ने धमकी दी। वजाहत हंसा। कोशिश करके देख लो। हवेली की दीवारें 3 फीट ऊंची है और हर गेट पर वो गार्ड्स खड़े हैं जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं तुम्हें। और हाँ, वो जाते जाते रुका। अगर भागने की कोशिश में टांग टूट गई तो मुझे गोद में उठाकर कमरे में ले जाना पड़ेगा। और यकीन मानो, मेरा वजन उठाने का कोई इरादा नहीं है। वो मुस्कुराता हुआ चला गया और वह गुस्से और शर्म से लाल होकर वहीं खड़ी रह गई। बदतमीज, जंगली, मोटा। मोटा कहा मुझे? मेरा वजन 50 किलो है सिर्फ। वो दीवार को घूंसे मारने लगी। रात को उर्वा ने एहतजाजन भूख हड़ताल कर दी। वो कमरे में मुंह फैलाए बैठी थी। तभी दरवाजा खुला। वजाहत मुलाजिम के साथ अंदर आया। मुलाजिम के हाथ में बिरयानी की डिश थी। खाना रखो और जाओ। वजाहत ने मुलाजिम को इशारा किया। मैं नहीं खाऊंगी, इसमें जहर होगा। उर्वा ने कंबल में मुंह छुपा लिया। वजाहत ने प्लेट बड़ी और बेड के किनारे बैठ गया। देखो उर्वा, कल निकाह है, एनर्जी चाहिए होगी ना। रोना धोना भी तो करना है ना रुखसती के वक्त। खाली पेट कैसे रहोगी? उर्वा ने गुस्से से कंबल हटाया। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आपको मजाक सोच रहा है? जिंदगी बर्बाद नहीं, महफूज हो रही है। वजाहत ने संजीदगी से कहा और चम्मच उसके मुंह के करीब किया। खा लो, और ना मैं तायाबू को बता दूंगा कि तुम भागने का प्लान में आ रही हो। फिर वो तुम्हारे कमरे के बाहर भी पहरा लगा देंगे। उर्वा ने मजबूरी में बिरयानी खाई। खाने के दौरान उसे घूरती रही और वजाहत बड़े मजे से उसे इग्नोर करता रहा। जब वो जाने लगा तो उर्वा ने उसे पुकारा। वजाहत रुका। क्या सच में, मतलब? वो हिचकिचाई। क्या वाकई इतने बुरे हैं जितना मैं सोचती हूँ? वजाहत दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। उसकी पुश्त उर्वा की तरफ थी। वक्त बताएगा उर्वा, उसने मुड़े बगैर कहा। बस इतना याद रखना, मैं जान ले सकता हूँ लेकिन अपनों पर आँच नहीं आने देता। और तुम अब अपनों में सबसे खास हो। वो दरवाजा बंद कर के चला गया और उर्वा का दिल जोर से धड़का। इस जुमले में वार्निंग थी या मोहब्बत, वो समझ नहीं पाई। लेकिन एक बात तय थी, कल का सूरज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। हवेली में आज अजीब सी अफरा तफरी थी। ढोल की थाप या शादियाने नहीं थे, बल्कि फिजा में एक संगीन खामोशी और तनाव था। ये शादी कम और कोई हंगामी ऑपरेशन ज्यादा लग रहा था। कलवा ने सुबह से खुद को कमरे में बंद कर रखा था और भाई तयम्मी और उसकी वालदा मुसलसल दरवाजा खटखटा रही थी। मैं नहीं निकलूंगी, मैंने कह दिया ना। मुझे इस जल्लाद से शादी नहीं करनी। हुरवा की रोती हुई आवाज बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। ये मेरा लहंगा नहीं, मेरा कफन है। अभी तयम्मी कुछ कहने ही वाली थी कि रात आने में भारी कदमों की आहट गूंजी। वजाहत गिलानी वहां पहुंच चुका था। सफेद कलिफ लगे शलवार कमीज के ऊपर स्याह वास्किट पहने वो किसी मुगल शहजादे से कम और जंगजू सरदार ज्यादा लग रहा था। उसके चेहरे पर गजब का जलाल था। क्या तमाशा ये? उसे गर्जदार आवाज में पूछा। बेटा, वो दरवाजा नहीं खोल रही। ताइमी ने परेशानी से कहा। वजाहत ने सबको पीछे हटने का इशारा किया। वो दरवाजे के करीब किया और बहुत धीमी मगर ठोस आवाज में बोला। और वाह, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर दरवाजा ना खुला तो मैं इसे तोड़कर अंदर आऊंगा और तुम्हें इसी हालत में उठाकर निकाह खुआ के सामने बिठा दूंगा। फैसला तुम्हारा है। सुनाटा छा गया। एक वो अपने इतने 3 वजाहत की हालत में ही थी कि क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। और वह सामने खड़ी थी, आंखें सूजी हुई और नाक सुर्ख थी। वो गुस्से और बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। जालिम, हिटलर, चंगेज खान। और वह ने दबी आवाज में से कोसने दिए। वजाहत के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। उसने सर से पांव तक उर्वा का जायजा लिया। तैयार हो लो, आधे घंटे में निकाह है। और हाँ, रोती हुई दुल्हन ने मुझे जहर लगती है। ये कहकर वो मुड़ा और चला गया। उर्वा को मिरहा और लाइबा ने जबरदस्ती तैयार किया। सुर्ख रंग के भारी आरूसी जोड़े में वो क्यामत ढा रही थी, मगर उसके चेहरे पर खौफ का साया था। निकाह का वक्त आ गया। दीवान खाने में सुनाटा था। उर्वा को पर्दे की ओट में बिठाया गया। मौलवी साहब ने जब उर्वा से पूछा कि क्या आपको वजाहत गिलानी वल्द जहांगीर गिलानी के साथ निकाह कबूल है, तो उर्वा का गला खुश्क हो गया। उसे वो फोन कॉल याद आई। 3 लाशों को दफन कर दो। उसे नफी में सर हिलाया, मगर सामने बैठे अपने बूढ़े बाप का झुका हुआ सर देखकर वो रुक गई। कबूल है, उसे बमुश्किल कहा और आंसू उसके रुखसार पर लुढ़क गया। दूसरी तरफ वजाहत ने बुलंद आवाज में कबूल है कहा। उसकी आवाज में इतना एतमाद था कि पूरा हाल गूंज उठा। निकाह होते ही मुबारकबाद का शोर मच गया। उर्वा को लगा जैसे उसके गले में तोक डाल दिया गया हो।
रुकते का मंजर बहुत मुख्तसर था और वह अपने बाबा से लिपट कर रोई। पापा, आपने मुझे भेड़िए के हवाले कर दिया। उसके कान में शिकवा था। शहजाद साहब ने उसका माथा चूमा। वो भेड़िया नहीं, तुम्हारा मुहाफिज है पगली, खुश रहो। उर्वा को वजाहत के कमरे में पहुंचा दिया गया। ये कमरा हवेली के सबसे ऊपर वाले हिस्से में था, जहां से पूरा इलाका नजर आता था। कमरे का इंटीरियर ग्रे और ब्लैक थीम पर था, जो वजाहत की शख्सियत का आकाश था। और वह बेड के एक कोने में सिमटी बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक दरवाजे का लॉक घुमा और वह का सांस हलक में अटक गया। वजाहत अंदर दाखिल हुआ, उसे दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। इस क्लिक की आवाज उर्वा के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। वजाहत आहिस्तगी से चलता हुआ उसके करीब आया। उर्वा ने घुटनों में सर दे लिया। अब ये मुझे मार देगा, उसने सोचा। ये शायद पहले टॉर्चर करेगा। वजाहत बेड के पास खड़ा हो गया। तो मिसेस गिलानी, उसकी आवाज में अजीब सी गंभीरता थी। खुश आमदीद मेरी दुनिया में। कमरे में मौत का सा सुनाटा था, जैसे सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टक टक तोड़ रही थी। वजाहत ने जैसे ही दरवाजे की कुंडी लगाई, उर्वा का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो बैठ के हेड बोर्ड से टेक लगाए, घुटनों में सर दिए बैठी थी, जैसे खुद को गायब करने की कोशिश कर रही हो। वजाहत आहिस्तगी से चलता बैठ के जाने पड़ा। उसके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने अपनी वेस्ट कोट उतार कर सोफे पर फेंकी और आस्तीनें फोल्ड करता उर्वा के बिल्कुल करीब आ गया। बेड का गद्दा उसके बैठने से दब गया। उर्वा को लगा जैसे उसकी मौत का परवाना जारी हो चुका है। उसे फौरन सर उठाकर पीछे खिसकने की कोशिश की। तो दूर रहे मुझसे। उसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। खबरदार जो मेरे करीब आए। वजाहत ने भवें उचकाई कि मेरा कमरा है और तुम मेरी बीवी हो। मैं जहाँ चाहूँ बैठूं और जहाँ चाहूँ खड़ा हो। वो मजीद थोड़ा करीब खिसका। उर्वा की आंखों में आंसू तैरने लगे। प्लीज वजाहत, मुझे मत मारे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। वो हाथ छोड़कर रोने लगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप लोगों को मारकर खेतों में दबा देते हैं। मुझे जाने दे वजाहत। वजाहत जो शेरवानी का बटन खोल रहा था, उसका हाथ रुक गया। उसने इतनी हैरत और उलझन से उर्वा को देखा। क्या बकवास कर रही हो, कौन से लोग, और मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। उर्वा ने हिचकी लेते हुए कहा, वही वही जो उस दिन जब आप खेतों में आए थे। मैंने सुना था कि आप फोन पर कह रहे थे कि तीनों को जमीन में गाड़ दो, हड्डी भी नहीं मिलनी चाहिए। आप आप 3 लोगों को कत्ल करवाया और फिर परसों मेरे सामने 4 लोगों को मारा। आप इंसान नहीं, सीरियल किलर है। उर्वा ने आंखें मीच ली, इस यकीन के साथ कि अब वजाहत उसे खामोश कराने के लिए गला दबा देगा। वजाहत एक लम्हे के लिए खामोश रहा। उसे समझने में चंद सेकंड लगे कि उर्वा किस वाक़े का जिक्र कर रही है। फिर अचानक उसके सख्त और संजीदा चेहरे पर हंसी आ गई। वो खुल कर हंसा। उसकी मर्दाना हंसी कमरे में गूंजी। उर्वा ने डरते डरते एक आंख खोल कर उसे देखा। ये पागलों की तरह क्यों हंस रहा है, पागल लड़की। वजाहत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में अभी भी हंसी की नमी थी। वो 3 इंसान नहीं, 3 पागल कुत्ते थे, जिन्होंने गांव के मवेशियों को काट खाया था। गांव वाले डरे हुए थे, इसलिए मैंने मुलाजमों को इन्हें मारकर जमीन में गहरा दफनाने का कहा था, ताकि बीमारी न फैले। उर्वा का मुंह खुले का खुला रह गया। उसके दिमाग ने इस मालूमात को हजम करने की कोशिश की। कुत्ते? उसकी आवाज में बेयकीनी थी। वो इंसान नहीं थे। वजाहत ने नफी में सर हिलाया और संजीदा होकर उसके मजीद करीब बैठा। अब उसके लहजे में गुस्सा नहीं, नरमी थी। बिल्कुल नहीं, मैं इंसानों का शिकारी नहीं हूँ। और वो परसों वाले लोग, और मैंने सवाल किया, जिन्हें आपने मेरे सामने गोलियों से भूना था। वजाहत का चेहरा सख्त हो गया। वो मेरे बाप के कातिल ग्रुप के लोग थे। वो मेरे दुश्मन थे और वो तुम्हें अगवा करके मुझे झुकाना चाहते थे। अगर मैं उन्हें ना मारता तो वो तुम्हें मार देते। उसने आहिस्ते से अपना हाथ बढ़ाया और उर्वा के कांपते हुए हाथों को अपने मजबूत गिरफ्त में ले लिया। उसके लफ्ज में ऐसी गर्मजोशी और यकीन था कि उर्वा का खौफ पिघलने लगा। मैं कातिल नहीं हूँ उर्वा, मुहाफिज हूँ इस हवेली का, इस खानदान का, और अब तुम्हारा। उर्वा की आंखों से खौफ खत्म हो गया और उसकी जगह शर्मिंदगी और सुकून उतर आया। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आया। वो जिसे वहशी दरिंदा समझकर कांपती रही, वो दरअसल पागल कुत्तों से गांव को बचा रहा था। वो गुंडों से उसकी जान। तो आप मुझे मारकर दफनाने नहीं वाले? उसे मासूमियत से तस्दीक करनी चाहिए। वजाहत के लोगों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उठी।
فی الحال تو نہیں، اس نے شرارت سے کہا۔ اگر تم نے روزانہ ایسی الٹی سیدھی کہانیوں سے میرا دماغ کھایا پھر سوچا جا سکتا ہے۔ عروہ شرم سے لال ہو گئی، اس نے نظریں جھکا لی۔ سوری، میں ڈر گئی تھی، آپ کا حلیہ اور باتیں ایسی ہیں کہ میرا حلیہ کیسے؟ وجاہت نے برو اٹھایا، خوفناک، مطلب روتا ہے۔ عروہ نے بات سنبھالی۔ وجاہت نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر آنے والے آنسو کی بوند صاف کی۔ اور تم ڈری ہوئی واقعی زیادہ پیاری لگتی ہو، وجاہت نے شرارت سے کہا، بالکل بھیگی بلی کی طرح۔ عروہ نے شرما کر نظریں جھکا لی اور مسکرا دی۔ اب بہت برے ہیں، جانتا ہوں۔ وجاہت نے سرگوشی کی، لیکن اب اسی برے آدمی کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے تمہیں، کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے مسز گیلانی۔ عروہ نے سر اٹھا کر وجاہت کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں وحشت نہیں، وہاں صرف اور صرف تحفظ اور ایک انکہی محبت تھی۔ اسے احساس ہوا کہ لندن کی رنگینیوں میں وہ کبھی محفوظ نہیں تھی، اصل سکون تو اس عیشی محافظ کی ہزار میں تھا۔ مجھے واپسی کا راستہ چاہیے بھی نہیں ہے، عروہ نے دھیرے سے کہا۔ وجاہت نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور حویلی کے اس کمرے میں دو دلوں کے درمیان سے غلط فہمیوں کی دھند ہمیشہ کے لیے چھٹ چکی تھی۔